ओके। तो सो फार हमने जो है देखा है कि बैक्टीरियल इंजीनियरिंग क्या होती है और उसको वैक्सीन में किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉमनली यूज हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया है, उसमें हमारे पास इकोला है, लैक्टोबैसिलस है, सैल्मोनेला है, ठीक है। और क्यों हम यूज करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, रैपिड ग्रोथ, हाई यील्ड है क्योंकि इट्स बैक्टीरिया, इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है। बेसिकली जो आपका बैक्टीरिया है ना, इसमें कैपेबिलिटी होती है रैपिड ग्रोथ की और हार्श एनवायरनमेंट्स को विथस्टैंड करने की। इस वजह से जब भी आप बैक्टीरिया को यूज करेंगे तो आपको रैपिड ग्रोथ और हाई यील्ड मिलेगी प्रोटीन्स की। एबिलिटी टू प्रोड्यूस कम्प्लेक्स प्रोटीन्स, अगर आप सिर्फ एंटीबायोटिक्स को ही देखें तो एक हर तरह की प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी बहुत आसान है इसके पास। एक तो इसके पास छोटी मशीनरी मौजूद है जो जिस तरह का भी आप इसको टास्क देते हैं ना तो वो इजीली प्रोड्यूस कर लेता है। जस्ट आप अगर ये देखें कि जो बैक्टीरिया है इनको हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। हम इंसुलिन प्रोडक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं, पहले एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस की जाती थी लेकिन अब जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है और बहुत ह्यूज अमाउंट में मिलती है। यही वजह है कि इंसुलिन की एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है और उसकी कॉस्ट कम हो गई है, यानी उसकी ओवरऑल जो प्राइस थी वो कम हो गया क्योंकि बैक्टीरिया में उसको प्रोड्यूस करना आसान है। अच्छा, हमारे एक और भी चीज़ हम आगे देखेंगे, बायो फर्मेंटर, बायो रिएक्टर्स, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना, जो हम वायरस की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है कंपेयर टू अदर टिश्यू एंड कल्चर्स। ईज ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, जब आप पूरे जीनोम को जानते हैं ना तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हम इकोलाई की या लैक्टोबैसिलस या सैल्मोनेला या इवन किसी और बैक्टीरिया की बात करें तो उसको कम्प्लीटली स्टडी करना बहुत आसान है। हम उसमें से अपनी मर्जी की जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी की जीन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हम अपनी मर्जी का फ्रेम शिफ्ट करा सकते हैं, हम अपनी मर्जी की जेनेटिक फ्रेम शिफ्ट कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट इज ईज ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। बैक्टीरियल इंजीनियरिंग की कैसे जा सकती है, ठीक है। उसमें एक तो हमारे पास वैक्सीन्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या कह रहे हैं, मैंने कहा ना एडिशन ऑफ जीन्स और डिलीशन ऑफ जीन्स होती है एक चीज। अपनी मर्जी की जीन को ऐड करना, अपनी मर्जी की जीन को डिलीट करना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्टिंग जीन्स इनकोडिंग वैक्सीन एंटीजन इनटू द बैक्टीरियल प्लाज्मिड। बहुत आसान है, हमें बैक्टीरिया की भी पूरी जरूरत है। हम एक प्लाज्मिड लेते हैं, उस प्लाज्मिड के अंदर हम अपनी मर्जी के जो भी एंटीजन है, लेट्स से हमने कोई स्पाइक प्रोटीन ऑन द सरफेस है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू वर्क एज अ एंटीजन। माइंड में लेके आए कोविड को, कोविड याद है उसकी शक्ल कैसी हुआ करती थी, कुछ याद है। ये इस तरह की होती थी ना। अच्छा, इसके ऊपर एक इस तरह के स्पाइक्स होते थे, कुछ याद है उसकी सरफेस पे। ये मेरी तो बहुत ही गंदी सी कोई ड्राइंग है लेकिन इस तरह की स्पाइक्स होती थी। अब ये स्पाइक्स क्या थी, दे वर्कड एज एंटीजेंस, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने इसके जो अंदर एक ये यहाँ पे एक जीन मौजूद थी, लेट्स से कि यहाँ पे ये जीन जो थी ये स्पाइक कर रही थी, तो हमने स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे थे। हमने इसे उठाया, हमने क्या किया, हमने एक प्लाज्मिड लिया, उसको हमने कट किया दोनों साइड, ठीक है। उसको कट करने के बाद हमने क्या किया, अपनी मर्जी की स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। स्पाइक प्रोटीन की जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हमने इस प्लाज्मिड को उठाया और इसको हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया का जेनेटिक मेन जेनेटिक मटेरियल इज देयर, ये रहा, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि जी ये लीनियर डीएनए मौजूद है और उसके अंदर हमारा ये प्लाज्मिड भी आ गया, ठीक है। हमारे ये प्लाज्मिड भी आ गया। अब क्या होगा, प्लाज्मिड क्या करेगा, स्पाइक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। किसके ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर। हम्म, ठीक है। ये स्पाइक्स आप क्या कर सकते हैं, इन स्पाइक्स को आप ले सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इनको आपने लिया, इनको आपने क्या किया, प्योरीफाई किया, क्योंकि प्रोटीन है ना, इसको निकाला, प्योरीफाई किया, इसको वैक्सीन के तौर पे किसी भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आई। ऑफ कोर्स मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत बुरी है, इसलिए प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई है, आगे मूव करें या इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है, एनीवन। यस मैम, आ गई है समझ। तो involves inserting genes encoding vaccine antigens into the bacterial plasmid. The bacteria express these genes
which can be purified and used as vaccine. अच्छा सॉरी, मैंने आप लोगों को ना प्लाज्मिड का बेसिक कंसेप्ट नहीं दिया। होपफुली आप लोगों को प्लाज्मिड का बेसिक कंसेप्ट है, अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को प्लाज्मिड से भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट है आप लोगों को प्लाज्मिड का? इट सीम्स नहीं है। यस मैम। है। चले, फिर यहाँ से मूव करते हैं। बेसिक क्या होता है, आपका एक जीनोम होता है बैक्टीरिया के अंदर, और सर्कुलर प्लाज्मिड्स होते हैं। ठीक है, सर्कुलर प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, आइदर वो सेल से चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेल फिर भी रेप्लिकेट करेगा, अपनी फंक्शनिंग को जारी रखेगा, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि सेल प्रोपगेट करता रहेगा। अच्छा, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया। पहले हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया, सिंपल हमें जो प्रोटीन चाहिए थी उसे हमने इंसर्ट किया बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर, और उसके बाद हमने क्या किया कि बैक्टीरिया ने वो प्रोड्यूस करनी शुरू कर दिया, और उसको हमने प्योरीफाई किया और एज वैक्सीन यूज कर लिया। लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया की अगर बात की जाए, तो बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड टू रिड्यूस देयर विरुलेंस व्हाइल रिटेनिंग देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। अभी हमारे पास रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने सैल्मोनेला टाइफी की वैक्सीनेशन स्टार्ट की है बच्चों के अंदर, ड्यू टू हाई रेट ऑफ टाइफाइड। ठीक है, तो वो उन्होंने यही कहा है कि वैक्सीनेशन वो बेटर है, क्योंकि रिकरेंट बहुत ज़्यादा टाइफाइड आ रहा है, साफ पानी ना होने की वजह से, साफ खाना ना हो, हाइजीन की वो हमारे पास जो है क्लीननेस की कमी की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइफाइड रिकरेंट हो रहा है, तो इसलिए उसकी वैक्सीनेशन की जा रही है। इसी लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स ऑफ सैल्मोनेला एंड लिस्टेरिया ये यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, लिस्टेरिया की इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इट्स अ पैरासाइट। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इसकी भी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये सिंपल वही है जैसे वायरस हमारे पास लाइव एटेन्यूएटेड होता था, उसमें हमने विरुलेंस खत्म कर दी और हमने क्या किया कि इंट्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली हमने बैक्टीरिया की विरुलेंस खत्म कर दी कि डिजीज कॉज नहीं कर सकता, लेकिन इसके एंटीजन वहीं पे मौजूद है। तो क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इसको कंट्रोल कर लेगा नेक्स्ट टाइम जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगी। अच्छा, थर्ड चीज जो हमारे पास आती है, दैट इज बैक्टीरियल वेक्टर्स। बैक्टीरिया वेक्टर क्या होता है? वेहिकल। वेहिकल क्या होती है? ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज, उठा के लेके जाने वाली चीज। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली चीज। तो बैक्टीरिया यूज टू डिलीवर डीएनए एन्कोडिंग एंटीजन डायरेक्टली टू द होस्ट सेल। इसमें क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो लेके क्या जा रहा है, सिर्फ डीएनए लेके जा रहा है। अब वो डीएनए क्या होगा, होस्ट सेल के अंदर जाएगा, जैसे ह्यूमन सेल के अंदर जाएगा, और वहां जाके क्या करेगा, एंटीजन प्रोड्यूस कर देगा। अच्छा, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की अगर बात की जाए, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी प्योरीफाइड जो आपके पास प्रोटीन है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि डीएनए जो है वो दे रहे हैं, और बॉडी के अंदर जाके वो चीज जो है वो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन सेल्स, जो बॉडी जो एनिमल सेल्स जो भी है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी आती है? माइकोबैक्टीरियम और शिगेला की आती है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि बैक्टीरिया गया, इसने होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद इसने अपना जो डीएनए, जो एक्स्ट्रा डीएनए उठाया हुआ था, ये इंसर्ट कर दिया होस्ट सेल के अंदर। वायरल डीएनए, वायरल जितना डीएनए आपके पास आता है ना, उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो होस्ट सेल के अंदर क्या करेगा, जाके उसकी मशीनरी को यूज करके अपनी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करा लेता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि एंटीजन प्रोड्यूस होंगे, और वो एंटीजन जो है वो बॉडी में क्या हो जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा और इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। अच्छा, ये जस्ट एक डायग्राम है उसी प्रोसेस को थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए। अब यहाँ पे ये आपके पास है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये आ गया आपके पास एम्प्टी प्लाज्मिड। इसमें अगर आप देखें तो कहीं भी वो वाला जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो हमने एंटीजन प्रोड्यूस कराना है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने प्लाज्मिड को कट करके ओपन कर लिया दोनों साइड्स को। जब हमने कट कर लिया, तो डीएनए जो हमारे पास आ रहा है ना पैथोजन से, उसको हमने इंसर्ट कर दिया है एक प्लाज्मिड के अंदर। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास वायरल एंटीजन का डीएनए आ गया, और ये हमारे पास पूरा प्लाज्मिड आ गया। प्लाज्मिड को कट ओपन करके उसके अंदर हमने ये इंसर्ट कर दी अपनी मर्जी की चीज। अब इसको हमने क्या किया कि डीएनए वैक्सीन दी, और जब डीएनए वैक्सीन देंगे, वैक्सीनेशन होगी, तो होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद क्या होगा, एंटीजन प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। केस स्टडीज एंड एप्लीकेशंस। कॉलरा वैक्सीन की बात की जाए,
तो engineered vibrio cholerae to express antigens that stimulate an immune response without causing the disease। अच्छा, कॉलरा का पता तो है ना, कॉलरा होता क्या है, ठीक है। सिवियर डायरिया होता है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन हो जाती है, सडन एपिसोड होती है, ठीक है। अगर अब बच्चों की या एल्डरली की बात करें, दे कैन कम टू दिस इन्फेक्शन। तो कॉलरा वैक्सीन जो है, जिन एरियाज के अंदर कॉलरा बहुत ज्यादा वो आउटब्रेक हो जाती है, तो वहां पे दी जाती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि विब्रियो कॉलरी की जो एंटीजेंस है वो इन्होंने यूज की। वो इन्होंने क्या किया कि मैनिपुलेट इस तरीके से किया है कि वो विरुलेंट नहीं रही, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस जब कराया जाता है तो वो विरुलेंट नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है, तो उसको भी मॉडिफाई किया गया है इन अ वे टू इनहेंस इट्स एफिकेसी। म्यूकोजल वैक्सीन में हम प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई को यूज कर रहे हैं। वैक्सीन ऑरली या नोजल रूट से हम इजीली दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जीआई की जो हार्श इन्वायरमेंट है उसको इजीली विथस्टैंड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास रोटा वायरस एंटीजेंस है फॉर ऑरल इम्यूनाइजेशन। रोटा की वैक्सीन भी हम दे देते हैं। रोटा की वैक्सीन भी हम देते हैं। पोलियो की वैक्सीन भी हम देते हैं। ऑरली जो है म्यूकोजल वैक्सीन हम लैक्टोबैसिलाई को यूज करके दे सकते हैं। देन यू हैव कैंसर वैक्सीन। इसमें बैक्टीरिया इंजीनियर टू एक्सप्रेस ट्यूमर एंटीजेंस स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू टारगेट कैंसर कैंसर सेल्स। अच्छा, जब हम कैंसर की बात करते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक, क्योंकि ये बॉडी के अपने सेल्स हैं, तो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम इनको कैच नहीं करता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्यूमर एंटीजन अगर एक्सप्रेस कर देंगे, तो बॉडी को हम इन अ वे, हम एक बैक्टीरियली इंजीनियर्ड उसको यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया गया, बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजन होगा उसको डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो रिकग्नाइज करेगी, और वंस वो रिकग्नाइज करेगी तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो सिर्फ उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जिस जिस सेल के ऊपर वो एंटीजन मौजूद है, ट्यूमर एंटीजन, ये उस सेल को जाके क्या करेगा, अटैक करेगा और किल करेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एक आती है लिस्टेरिया बेस्ड वैक्सीन फॉर पेंक्रियाटिक कैंसर, उन सेल्स को जाके किल कर देगा जो कि ट्यूमर सेल्स है। काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एमओए क्या है, एंटीजन प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी बॉडी को पता हो कि ये जो एंटीजन है, इट्स नॉट सेल्फ एंटीजन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यह क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करे एज अ थ्रेट। Engineered bacteria express antigens that are recognized by the immune system. Antigens are processed and presented by एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टू टी सेल्स। ये सारा मैकेनिज्म हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, डायग्राम्स में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से जो पहले, सबसे पहले हमारे जो सेल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये जाके इनकी फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस के बाद एमएससी के साथ एक्सप्रेस करते हैं उन्हें अपनी सरफेस के ऊपर। फिर टी सेल्स आते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं कि एमएससी के साथ जो भी अटैच होता है उसको टी सेल रिकग्नाइज करता है, और टी सेल फिर क्या करता है, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड दोनों इम्यूनिटीज को एक्टिवेट कर देता है। इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन होगी, बोथ इननेट एंड अडॉप्टिव रिस्पॉन्सेज आर एक्टिवेटेड। बैक्टीरिया सर्व्स एज एडजुवेंट्स इनहेंसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। एडजुवेंट्स पे भी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। कोई भी चीज़ जो हमारी वैक्सीन की एफिकेसी को बढ़ाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का क्या फायदा है, लिविंग थिंग है, अपनी मर्जी से एब्जॉर्प्शन इसकी ज़्यादा होगी, इजीली ये जाएगा जहाँ 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 इससे जहाँ जहाँ इसकी एक्सेस है, ये इजीली वहां जा सकता है। एडजुवेंट्स हम नॉर्मली इसलिए यूज करते हैं ताकि बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन, हम टोटल जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको बेटर करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरिया क्योंकि लिविंग सेल है, तो अपनी मर्जी से इन अपनी फार्माकोकाइनेटिक्स को बेहतर कर सकता है। एडजुवेंट प्रॉपर्टीज में क्या है, बैक्टीरियल कंपोनेंट्स लाइक एलपीएस एक्ट एज नेचुरल एडजुवेंट्स, क्योंकि आपके सेल भी क्या होते हैं, उनमें भी एलपीएस होता है, इजीली क्रॉस कर सकते हैं। दे स्टिमुलेट पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स ऑन द इम्यून सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर इम्यूनिटी, जो इम्यून सेल्स है, हाइपर तो नहीं कहना चाहिए, एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस और चैलेंजेस की अगर बात की जाए, सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। बैक्टीरियल वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स। रैपिड प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कैन बी कल्चर क्विकली अलाउइंग फॉर रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट। ब्रॉड इम्यून रिस्पॉन्स है। बैक्टीरियल वैक्सीन्स कैन स्टिमुलेट बोथ ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी, अभी जो मैंने बात की। चैलेंजेस क्या है, सेफ्टी कंसर्न, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया डू नॉट रिवर्ट टू अ पैथोजेनिक स्टेट। ये इंश्योर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जितना छोटा है और जितनी जल्दी रेप्लिकेट करता है, इतनी ही जल्दी वो म्यूटेट भी करता है, तो देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क।
रेगुलेटरी हर्डल्स क्या है? नेविगेटिंग द कम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप फॉर अप्रूवल, क्योंकि आप एक लिविंग थिंग को यूज कर रहे हैं तो इसके लिए अप्रूवल लेना आपको बहुत ज्यादा क्लिनिकल फेज को स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्लिनिकल ट्रायल को, उसके बाद ही आपको ये मिलेगा। क्योंकि किसी भी लिविंग थिंग पे जब आप काम कर रहे हैं तो रेगुलेटरी हर्डल्स विल बी देयर। स्टेबिलिटी अच्छी रहे हैं तो वैक्सीन का स्टेबल होना, इफेक्टिव होना ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन पब्लिक एक्सेप्टेंस, डेफिनेटली जब भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जीएमओज की बात करते हैं तो पब्लिक कंसर्न इज देयर। पब्लिक कंसर्न ये होती है, जैसे हम कहते हैं इवन वेजिटेबल्स खाते हुए भी हम कहते हैं जी अब तो ये सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो इसी वजह से सारी बीमारियां आ रही हैं। और ये एक रियलिटी भी है कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो उसकी वजह से नहीं मिल रहा है। अ, ये एक स्लाइड रहेगी है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कहते हैं क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया। तो इसी लिंक से दोबारा प्लीज ज्वाइन कर ले, तो अभी से हम स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से।